हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अंतिम 45 दिनों का महासंग्राम, जिसमें हम बात करेंगे डे 16 की। तो 16वां दिन है जो कि हम कर रहे हैं और हमने 45 दिनों के महासंग्राम में 15 दिनों को बहुत ही अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और इन 15 दिनों में हमने 2 सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया है, जिनमें पहला है भारत का भूगोल और दूसरा है इंडियन पॉलिटी। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके ज़रूर देखना। यहाँ से आपको प्रैक्टिस सेट हो, चाहे फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, क्वेश्चन जरूर फंसने के लिए देखने को मिल रहे होंगे अगर आप लगा रहे हैं तो दोस्तों आप लोग ज़रूर देखना इन वीडियोज़ को, और फिर आप लोग खुद देखना कि यहाँ से आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा कहीं ना कहीं। तो आज हम बात करेंगे विविध की, और विविध में कौन कौन से टॉपिक आएंगे इनको हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। कम से कम 3 से 4 क्लास हैं जो कि मैं विविध के लेके आऊँगा आपके, और विविध मतलब स्टैटिक जी के। और यहाँ से कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनको हम धीरे धीरे करके लेके आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की। और जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसमें है UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन की, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करेंगे। आप हेडिंग डाल लो UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ। यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं इसके बारे में हम आज पूरी जानकारी लेंगे। तो आज की क्लास हमारी इस पर ही रहेगी। तो क्योंकि इसके अंग हैं, कुछ अंग हैं, उन अंगों के बारे में भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सुरक्षा परिषद से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो वो सारी टॉपिक हैं जो कि आज हम क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों देखो, जैसे हमारा भारत देश है, भारत देश को चलाने के लिए अलग अलग विभाग बने हैं। और जैसे कि हमारी आर्थिक क्रियाओं को चलाने के लिए वित्त विभाग बना हुआ है। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो रक्षा मंत्रालय बना है। अगर हम विदेश रणनीति की बात करें तो विदेश मंत्रालय बना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि अलग अलग डिवाइड की गई है। लेकिन अगर हम बात करें पूरे विश्व की, पूरे विश्व को किस प्रकार से एक तरीके से एकजुट किया जा सकता है, इसलिए विभिन्न देशों के समूह में एक ऐसा संगठन तैयार किया गया है। 193 देशों का ऐसा संगठन तैयार किया गया है जो कि पूरे विश्व को अच्छी तरीके से चलाने का काम करता है, जिसको हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आपसे पूछ लिया जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई। तो ये हुई थी 24 अक्टूबर। इसकी स्थापना से पूछ लिया जाता है स्थापना। तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था, उस समय इसकी स्थापना की गई थी। अब यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता है सदस्य देश। सदस्य देश इसके कितने हैं वर्तमान में? तो 193 देश हैं। ये वर्तमान की बात कर रहा हूँ, अभी की। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो अंतिम देश है 193 वाला, वो कौन सा देश है? 193 वाला देश कौन सा है? तो वो है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान है जो कि अंतिम देश है। और अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है बहुत बार कि इसमें संस्थापक सदस्य कितने थे? संस्थापक सदस्य, यानी कि जिस समय इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, उस समय इसके स्थापना के समय कितने सदस्य देश थे? तो वो थे 51 थे। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि इसका जो अधिकार पत्र है उसमें कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? इसकी स्थापना जिस समय हुई थी उससे पहले इसका कुछ घोषणा पत्र बना होगा, कुछ नियम कानून बने होंगे, उसको हम कहते हैं अधिकार पत्र। उस अधिकार पत्र में कितने देशों ने यहाँ पर हस्ताक्षर किए थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अधिकार पत्र में हस्ताक्षर करने वाले देश कितने देश हैं?
ये 50 देश हैं भाई। कितने देश हैं? 50 देश हैं। इनमें से एक देश है जिसका नाम है पोलैंड, उसने हस्ताक्षर नहीं किए थे क्योंकि 51 यहाँ पर हैं। 51 में से 50 ने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन एक देश है जिसने हस्ताक्षर नहीं किए थे उस समय, लेकिन वो बाद में जुड़ गया था। 24 अक्टूबर 1945 तक वो जुड़ चुका था। इसलिए आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि 51वां देश कौन सा है? 51वां देश तो ये है पोलैंड। कौन सा है भाई? पोलैंड है। इतने प्रश्न हैं जो कि आपको यहाँ पर से अभी तक ध्यान में रखने हैं, जो कि पूछे जाते हैं आपके अक्सर एग्जामों में। और इसका एक प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि मुख्यालय कहाँ पर है? इसका एक प्रश्न मुख्यालय से पूछ लिया जाता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये न्यूयॉर्क शहर में है, न्यूयॉर्क शहर। और ये किस द्वीप में स्थित है? तो यहाँ पर एक द्वीप है मैनहट्टन द्वीप, इसको कहा जाता है मैनहट्टन द्वीप। इस द्वीप में ये न्यूयॉर्क शहर है, वहीं पर इसका मुख्यालय स्थित है। तो इतने प्रश्न हैं जो कि यहाँ पर से अभी तक बन सकते हैं। आप लोगों को हर एक चीज़ को समझना है, क्योंकि कभी आप लोगों से मुख्यालय पूछ लेगा, तो कभी संस्थापक सदस्य पूछ लेगा, कभी अधिकार पत्र में हस्ताक्षर करने वाले देशों की संख्या पूछ लेगा, और कभी इसकी स्थापना से पूछ लेगा, कभी 193 वाला देश कौन सा। इस टाइप के अलग अलग प्रश्न बन सकते हैं और यहाँ से प्रश्न बने भी हैं। ये अधिकार पत्र में हस्ताक्षर करने वाले देश, इसकी जो डेट है वो है, इसको भी लिख लो आप, 26 जून 1945 को। 26 जून 1945 को इसके अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब यहाँ पर से क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है? इसके ध्वज से प्रश्न पूछ लिया जाता है आप लोगों से। इसके ध्वज से भी प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया जाता है। इसका ध्वज देखो, जैसे हमारे भारत का ध्वज है ना, वैसे ही हमारे भारत के ध्वज में क्या है? बीच में चक्र है और 3 कलर हैं। वैसे ही इसमें भी कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी। और वो क्या क्या चीज़ें हैं? पहली बात आप इसको देखो, इसमें हैं 2 जैतून की वक्राकार शाखा। इस प्रकार से हैं ये, इस प्रकार से 2 जैतून की वक्राकार शाखाएं हैं इस प्रकार से। और ये अगर इसका ध्वज है, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ये 2 वक्राकार जैतून की शाखाएं हो गई। अब आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसकी पृष्ठभूमि कैसी है? ध्वज की पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि का मतलब इसका जो पीछे का कलर है वो कैसा है? तो ये कलर इसका है हल्का नीला कलर है। अब आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि इसमें जैतून की 2 शाखाएं, इसके बीच में क्या स्थित है? तो इसमें यहाँ पर है विश्व का मानचित्र। इसमें क्या है? विश्व का मानचित्र स्थित है यहाँ पर। तो विश्व का मानचित्र है। इस ध्वज में विश्व का मानचित्र है और ये जैतून की वक्राकार शाखाएं हैं। और जो ये मानचित्र है ये किस कलर का है? ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये श्वेत रंग का है, सफ़ेद रंग का। इसमें जो इसका कलर है वो क्या है? सफ़ेद रंग का है। और यही इसका प्रतीक चिन्ह हो गया। ये जो बना है बीच में, ये इसका प्रतीक चिन्ह हो गया। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछ लिया जा सकता है कि इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो किस कलर का है? तो ये है सफ़ेद कलर का। आप लोग गूगल में सर्च करके एक बार देख लेना कि इसका जो चित्र है वो किस प्रकार से है, ये ध्वज का। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, आपको याद हो जाएगा वहाँ पर से। अब हम चलते हैं इसके कुछ और चीज़ें जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं और पूछी भी जाती हैं आप लोगों से, तो उनको अब हम डिस्कस करते हैं। देखो भाई, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए वहाँ पर की भाषा होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे भारत की भाषा है राजभाषा हिंदी है, वैसे ही इसकी भी कुछ भाषाएं हैं जिसको यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता है। यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वो 2 हैं, एक तो है फ्रेंच और दूसरा है अंग्रेजी। फ्रेंच और अंग्रेजी इसकी क्या है? यहाँ की भाषाएं हैं। तो इसको आप लिख लो, ये भाषा है इसकी, ये क्या है? भाषा। लेकिन इसने कुछ अन्य भाषाएं हैं जिनको मान्यता दे रखी है, कुछ अन्य भाषाएं हैं जिनको मान्यता दे रखी हैं। तो मान्यता
प्राप्त भाषा कौन कौन सी भाषा है भाई? एक तो है चीन की, एक है स्पेनिश की, और एक है रसिया की, एक है रसिया की, और रसिया की नहीं है, चीन, स्पेनिश, हाँ रशियन है, एक है रशियन और एक है अरबी भाषा। हाँ ये ठीक है भाई, इतनी भाषाएं हैं, 4 भाषाएं जिसको इसने मान्यता प्राप्त कर रखी है, फ्रेंच और अंग्रेजी के अलावा। अगर आपसे प्रश्न कभी पूछा जाता है क्या भारत की जो भाषा है हिंदी उसको मान्यता प्राप्त है, तो आप बोलेंगे नहीं है। अब हम देखते हैं कुछ और चीज़ें जो कि यहाँ पर से इम्पोर्टेंट हो सकती हैं आपके एग्जाम के लिए। देखो हमारा देश है भारत, और भारत को चलाने के लिए अलग क्या क्या है, अलग अलग संगठन है। वैसे ही यहाँ पर भी क्या है, जैसे कि वित्त विभाग है, या फिर आर्थिक मामले हैं, या फिर रक्षा मामले हैं, उनको चलाने के लिए इसके अंग हैं। और इसके अंग से आपसे प्रश्न बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो अंग, तो इसके कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। कितने अंग हैं भाई? 6 अंग हैं। अब हम इन अंगों को यहाँ पर से देखेंगे एक एक करके। तो इसके अंग देखो यूएन के, यहाँ पर मैं यूएन लिख देता हूँ। इसके कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। पहला अंग देखो, पहला अंग जिसको हम बोलते हैं महासभा, महासभा। जैसे भारत में आप लोग देखते हैं ना कि कोई भी चीज़ होगी, कहीं पर भी अधिनियम बनना होगा, कोई भी एक्ट पारित करना होगा, जैसे कृषि बिल लाना होगा, या कोई भी चीज़ें हमने करनी है जिसमें हमने अपने देश में कोई भी सुधार करना होगा, तो हम क्या करते हैं, हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं संसद में चल जाते हैं, वहाँ पर मीटिंग करते हैं और फिर कोई भी विधेयक पारित करके नियम कानून बना देते हैं। वैसे ही कोई भी कानून अगर हमें पूरे विश्व से संबंधित बनाना होगा तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर की जाती है? वो महासभा में की जाती है। और इस महासभा को क्या बोला जाता है? विश्व की लघु संसद बोला जाता है। इस महासभा को क्या कहा जाता है? विश्व की लघु संसद की संज्ञा इसको दी गई है, जहाँ पर सभी सदस्य देश आकर 193 सदस्य जो हैं वो हर एक देश के आते हैं और यहाँ पर बैठ के चर्चाएं करते हैं किसी भी वाद विवाद पर। इसके बाद यहाँ पर आपसे इसके कार्य पूछ लिया जाता है, महासभा के कार्य पूछ लिया जाता है। इस कार्य को अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसके कुछ अन्य अंगों को भी देख लेते हैं। दूसरा अंग है इसका सुरक्षा परिषद। दूसरा अंग है इसका सुरक्षा परिषद। अब नाम से ही पता चल रहा है भाई इसका मतलब क्या है? सुरक्षा। सुरक्षा का मतलब है कि शांति और सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होगी वो किसकी होगी? ये सुरक्षा परिषद की होगी। तो शांति प्लस सुरक्षा की ये बात करेगा, और यहाँ पर विभिन्न देशों के मध्य जो भी बातें होंगी शांति और सुरक्षा से संबंधित, वो कार्य कौन करेगा? वो करेगा सुरक्षा परिषद। अब आपको इससे के सदस्य पूछ लिए जाते हैं कि सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं। इसमें सदस्य की अगर हम बात करें सदस्य की, तो 15 सदस्य होते हैं इसमें, यानी कि 15 देशों के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। इन 15 में भी आपको ये पूछ लिया जाता है कि स्थायी सदस्य कितने हैं, स्थायी सदस्य, और अस्थायी सदस्य भी आपसे पूछ लिया जाता है। स्थायी का मतलब है परमानेंट, स्थायी का मतलब है परमानेंट, तो इसको P नाम दे दिया जाता है, P। तो स्थायी सदस्यों की कितनी संख्या है? तो यह है 5। ये कितनी है? 5। इसलिए इसको P5 कंट्री भी बोला जाता है, P5 देश बोला जाता है जिनको परमानेंट मेंबरशिप की यहाँ पर सदस्यता हासिल है। अब ये देश कौन कौन से हैं जिनको P5 की मान्यता प्राप्त है, इनको हम देख लेते हैं। कौन कौन सी कंट्रीज हैं P5 में? एक है USA, दूसरा है रूस, तीसरा है UK यानी कि ब्रिटेन लिख देता हूँ मैं, ब्रिटेन हो गया, चीन हो गया और फ्रांस हो गया। ये 5 देश ऐसे हैं जिनको P5 कंट्रीज के नाम से जाना जाता है।
अब इनको कुछ विशेषाधिकार होते हैं। और कैसे विशेषाधिकार होते हैं? कोई भी मामला अगर आ गया, जैसे मैं बात करूं भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद चलता रहता है और भारत कभी आतंकवाद को लेकर कहां पर चला जाता है? यूएन में चला जाता है अपनी बात को रखने के लिए कि यहाँ पर आतंकवाद का जन्म हो रखा है या फिर आतंकवाद से संबंधित कोई भी चीज़ें हैं तो हम यूएन में लेके चले जाते हैं। तो उस समय क्या होता है, यहाँ पर वोटिंग होती है जब, तो कुछ कंट्रीज होती हैं जैसे कि P5 कंट्रीज, तो उसमें इनके पास एक ऐसी वीटो पावर होती है जिसमें ये अपना वोट दे भी सकते हैं या फिर किसी के पक्ष में वोट नहीं भी दे सकते हैं, या फिर अगर ये किसी में ना बोल दें तो वो सारा जो विवाद है वो रद्द हो जाता है, वहाँ पर उसको निरस्त कर दिया जाता है, यानी कि वो कानून वहाँ पर लागू नहीं हो पाता। तो इसलिए आप हमेशा देखते होंगे कि भारत पाकिस्तान के मामले में चीन कभी भी वोट नहीं करता है, वो अपने आप को पीछे कर लेता है। अगर हम अस्थायी सदस्यों की बात करें तो ये कितने हैं? 10 कंट्री हैं। कितने हैं? 10। अब ये जो 10 कंट्री हैं अस्थायी हैं। अस्थायी हैं मतलब इनकी जो कार्यकाल होगा वो अलग होगा, और ये कार्यकाल होता है 2 वर्ष का। ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। भाई कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। अगर हम बात करेंगे भारत की तो भारत वर्तमान में इसका सदस्य है। भारत अस्थायी सदस्य अभी वर्तमान में है। इतनी बात होगी जो कि आपको सुरक्षा परिषद से ध्यान में रखनी है। और कौन कौन सी बातें और हो सकती हैं अभी जो कि सुरक्षा परिषद से है? हाँ, ये जो अस्थायी सदस्य हैं, ये जो 10 अस्थायी सदस्य हैं, इनको चुनने का कार्य करेगी महासभा। महासभा द्वारा 2/3 बहुमत पर जब महासभा के जो कुल सदस्य हैं उनमें से 2/3 सदस्य अगर बहुमत दे देंगे जिस भी देश के सदस्य को, तो उस देश का सदस्य अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए बन जाएगा। अब हम बात करते हैं तीसरे अंग की, जो कि तीसरा अंग है आर्थिक और सामाजिक परिषद। तीसरा इसका अंग है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। हमको नाम से ही पता चल रहा है कि आर्थिक मतलब इकोनॉमी से लेके कुछ ऐसा होगा। और जिस समय वर्ष 1945 के समय जब द्वितीय विश्व यहाँ पर चल रहा था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ कि बहुत सारे छोटे छोटे देश ऐसे थे जिनकी यहाँ पर जनसंख्या लगभग नष्ट हो चुकी थी, या फिर वहाँ की जो आर्थिक कंडीशन है, भुखमरी की कंडीशन आ चुकी थी, तो वो देश गरीब से भी गरीब हो चुके थे। तो ऐसे में यहाँ पर जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, इसने एक यहाँ पर इनिशिएट लिया, और ये इनिशिएट लिया जिसको हम बोलते हैं कि जैसे जो बच्चे हैं या फिर वहाँ के लोगों को खाना पहुँचाने के लिए या फिर उनकी शिक्षा व्यवस्था करने के लिए, तो ये सारी देखभाल करने के लिए जो संगठन सामने आया था वो था आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसमें हम बात करते हैं एक जो महत्वपूर्ण है यूनिसेफ की बात करेंगे, लेकिन हम उससे पहले एक बात इसमें ये देख लें कि इसके जो सदस्य हैं वो कितने हैं। इसके सदस्य हैं 54 देश। इसमें कितने सदस्य देश होंगे? 54 देश होंगे। और इनका कार्यकाल इनका है 3 वर्ष। 3 वर्ष के लिए 54 सदस्य यहाँ पर चुने जाते हैं। और ये एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन है। जो ये 54 सदस्य हैं, ये 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष क्या करेंगे? नियुक्त किए जाएंगे या फिर पद मुक्त हो जाएंगे। 1/3 सदस्य इसके प्रतिवर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अभी मैंने कहा कि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण इनके ही एक बॉडी है जिसको हम बोलते हैं यूनिसेफ, UNICEF। ये जो यूनिसेफ है वो यूनाइटेड नेशन की आर्थिक और सामाजिक परिषद के अंतर्गत आती है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। 11 दिसंबर
1946 को की गई थी। और किस लिए की गई थी ये मैंने आपको बता दिया कि बच्चों को खाना और जो उनके स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको उपलब्ध कराने के लिए, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जिन देशों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी उनके लिए। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यूनिसेफ है, इसका फुल फॉर्म क्या है, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि एफ का मतलब क्या है, ई का मतलब क्या है, इसमें जो बीच में सी दिखाई दे रहा है इसका मतलब क्या है। तो यू से है यूनाइटेड, यूनाइटेड, एन से है नेशन, आई से है इंटरनेशनल, आई से है इंटरनेशनल, सी से है चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चों के लिए है इसलिए CHILDREN चिल्ड्रन, और ई से है इमरजेंसी, एफ से है फंड, एफ से क्या आ जाएगा, फंड आ जाएगा। तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड इसकी फुल फॉर्म हो गई। तो ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। अब आपको इसका हेडक्वार्टर भी पूछ लिया जाता है बहुत बार, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर। अब इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर होगा, न्यूयॉर्क शहर में ही है। कहाँ पर है भाई इसका हेडक्वार्टर, न्यूयॉर्क में ही स्थित है। तो ये तीन अंग हो गए जो कि हमने इसके डिस्कस कर लिए हैं। अब हम चलते हैं चौथे अंग पर और इसको बोलते हैं परिन्यास परिषद। इसको बोलते हैं चौथा अंग जिसको हम बोलते हैं परिन्यास परिषद। चौथा अंग इसका है परिन्यास परिषद। अब मैंने अभी बात कही कि इस समय द्वितीय विश्व युद्ध का दौर चल रहा था, उस समय बहुत से देश ऐसे थे जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो चुकी थी। अब जब कमज़ोर हो चुकी होगी, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी तो देश हैं जो कि विकसित देश हैं, जैसे कि रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, ये क्या है, एक विकसित देश है। ये क्या है, विकसित देश हैं। अब इन देशों की जिम्मेदारी होती है कि आपके अड़ोस पड़ोस में जितने भी देश हैं उनको समृद्ध करना, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। इसलिए जैसे कि हम भारत में बात करते हैं कि बहुत बार उत्तराखंड में भी ये स्कीम लाई गई थी कि हर एक विधायक क्या करेगा, एक गांव को गोद लेगा। एक गांव को गोद लेगा तो वो अपने जो गोद ले रखा है उसकी देखभाल करेगा और वहाँ के प्रॉब्लम को सुनेगा और उसको विकसित करने का काम करेगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी परिन्यास परिषद में जो ये विकसित देश हैं, जो ये महत्वपूर्ण विकसित देश हैं जैसे कि P5 है, इन लोगों को एक जिम्मेदारी दी गई कि ये क्या करेंगे, जो विश्व के गरीब देश हो चुके हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, उनकी आर्थिक स्थिति को ये मजबूत करें। इसलिए इस परिन्यास परिषद का यहाँ पर गठन किया गया था। अब आपसे यहाँ पर से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनकी जो सदस्य संख्या है वो कितनी है। परिन्यास परिषद की सदस्य संख्या 12 थी, यानी कि 12 देशों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन वर्तमान में तो ये परिन्यास परिषद वैसे समाप्त ही हो चुकी है, क्योंकि ऐसी कोई कंट्री रह नहीं गई है जिसको गोद लेने की आवश्यकता इन देशों को, विकसित देशों को पड़े। तो इसलिए इसका बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता। बस इतनी बात है जो कि आपको यहाँ पर से ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं इसका पांचवा, जो कि है सचिवालय। पांचवा है भाई इसका सचिवालय। सचिवालय। अब ये जो सचिवालय है इसको क्या कार्य हैं इसके, हम ये देखते हैं। सचिवालय का कार्य ये होगा कि जो दिन प्रतिदिन के जो भी काम होंगे वहाँ पर, ये जो महासभा है इसमें दिन प्रतिदिन के जितने भी कार्य किए जाएंगे वो कार्य, दिन प्रतिदिन के कार्य कौन करेगा, सचिवालय करेगा। सचिवालय में जितने भी लोग होंगे वो सारे काम करेंगे। इसमें आपको ये एक चीज़ ये ध्यान में रखनी कि सचिवालय का जो अध्यक्ष होता है, इसका जो प्रमुख होता है वो महासचिव होता है। इसका जो प्रमुख होता है उसको हम बोलते हैं महासचिव। अब आपसे प्रश्न बहुत बार ये पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में इसके महासचिव कौन हैं, यूनाइटेड नेशन के महासचिव कौन हैं, इसके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये कौन है, एंटोनियो गुटेरस। ये क्या है, वर्तमान में महासचिव हैं। ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है।
आपसे ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इस महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो ये महासचिव की नियुक्ति कौन करेगा, ये महासभा करेगी। कौन करेगा भाई इनकी नियुक्ति, तो ये करेगी महासभा। इनकी नियुक्ति आपसे पूछ ली जाएगी अगर, तो नियुक्ति कौन करेगा, महासभा, क्योंकि संसद है ना ये जो है इसको लघु संसद कहा गया है, तो संसद ही नियुक्ति करेगी किसकी, इसके महासचिव की। लेकिन अब ये महासभा भी कब करेगी, जब ये जो सुरक्षा परिषद है इसमें जो 15 सदस्य हैं ये क्या करेंगे, उसको सिफारिश करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, ये बात है जो कि आपको ध्यान में यहाँ से रखनी है। और ये कितने वर्षों के लिए इनका कार्यकाल होता है ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो ये 5 वर्षों के लिए, इनकी नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है, 5 वर्ष। इनकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है, यानी कि इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इतनी बातें हैं जो कि आपको अभी तक देखनी है, ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण, इसका जो कि छठा अंग है, इसका छठा अंग है, आपको ध्यान में रखना है, और उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब देखो कोई भी चीज़ है तो वहाँ पर कानून व्यवस्था भी होगी। जैसे हमारा देश है, यहाँ पर कानून व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय या फिर हाईकोर्ट के द्वारा की जाती है। उसी प्रकार अगर देशों के बारे में ऐसी कोई विवादित चीज़ें आती हैं, केस आता है, जैसे कि एक केस था भारत के एक कोई सेना के एक व्यक्ति थे, उनको पाकिस्तान के आर्मी ने पकड़ लिया था, वो फिर वहाँ जेल में बंद हो चुके थे, और ये जो मुद्दा था ये फिर इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका था भारत का और पाकिस्तान के बीच में। तो इन दोनों के बीच में जो केस है वो कौन सुलझाएगा, वो सुलझाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो उन व्यक्ति का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, जाधव करके, कुलभूषण जाधव है मेरे ख्याल से, हाँ कुलभूषण जाधव है, जिनका केस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पे चला था। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी ऐसी बातें, कोई भी ऐसे नियम या फिर कोई भी ऐसी न्याय की चीज़ें जो कि विश्व स्तर पर होंगी, तो उसका निपटारा कहाँ पे किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किया जाएगा। अब आपसे एक प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि इनके मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है, किनके मुख्यालय, ये जो 6 के 6 मैंने लिखे हैं, इनके मुख्यालय कहाँ कहाँ पर हैं, ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो मैं ऊपर सबको मिटा देता हूँ, पहले इस लाइन को मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मुख्यालय। इनके मुख्यालय आपसे पूछ लिया जाता है, तो मुख्यालय इनका है न्यूयॉर्क में। किसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड नेशन का तो मुख्यालय है ही है, यूनिसेफ का भी मुख्यालय है, इसके साथ में महासभा का भी मुख्यालय है, आर्थिक और सामाजिक परिषद का भी मुख्यालय है, सुरक्षा परिषद का भी मुख्यालय है, और परिन्यास परिषद का भी मुख्यालय है, सचिवालय का भी मुख्यालय है। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है। इसको छोड़कर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर बाकी सभी जितने भी अंग हैं उनके मुख्यालय कहाँ पर देखने को मिलेंगे, न्यूयॉर्क में देखने को मिलेंगे। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है फिर, न्यूयॉर्क में, तो इसका हो गया। लेकिन अगर हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है हेग में। ये हेग कहाँ पर है, ये है नीदरलैंड में, वही नीदरलैंड जिसके साथ अभी भारत ने T20 वर्ल्ड कप में मैच खेला था और नीदरलैंड को हराया था। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगर हम बात करें, अब इसको और डिटेल में हम समझते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पूछ लिया जाता है। इस न्यायालय के बारे में आपसे और भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाता है कि इनके, अब न्यायालय है तो यहाँ पर न्यायाधीश तो होंगे, यहाँ पर क्या होंगे, न्यायाधीश होंगे। न्यायाधीश, आपसे इनकी संख्या पूछ ली जाती है कि इनकी संख्या कितनी है,
तो 15 न्यायाधीश हैं जो कि इनकी संख्या है। अब आपसे ये भी पूछ लिया जाता है इन न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है। कार्यकाल, तो इनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष। कितना होता है भाई? 9 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। अब आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि इनका जो कार्यकाल है उसमें प्रति 3 साल बाद, इसमें जो कार्यकाल है इसमें प्रति 3 वर्ष बाद 5 सदस्य पद मुक्त हो जाते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, प्रति 3 वर्ष बाद 5 सदस्य इसके पद मुक्त किए जाते हैं। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसकी भाषा क्या है, यानी कि किस भाषा में काम करेगा। ये उसी भाषा में काम करेगा जो कि यूनाइटेड नेशन की होगी, अंग्रेजी और फ्रेंच। अंग्रेजी और फ्रेंच इसकी क्या होगी? भाषा होगी। अब आपसे एक प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अगर कोई मामला चले गया तो मामले की सुनवाई करने के लिए कम से कम कितने न्यायाधीश होने चाहिए। अगर 8 न्यायाधीश होंगे तो क्या न्यायालय की जो कार्यप्रणाली है उसको सुचारू किया जाएगा? नहीं। जब तक 9 न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं होंगे तब तक ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अपने कार्यवाही नहीं करेगी। इसलिए इस चीज़ को बोला जाता है कोरम। कोरम, कोरम मतलब न्यूनतम ऐसी संख्या जिनके लिए यहाँ पर कार्यवाही शुरू की जा सकती है। तो न्यूनतम संख्या है न्यायाधीशों की, ये कितनी है? 9। इनके लिए जो कोरम संख्या है वो कितनी है? 9 आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात है जो कि आपको यहाँ पर से ध्यान में रखनी है। और आपसे एक प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि इन न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? महासभा के द्वारा की जाएगी। और महासभा के द्वारा कब की जाएगी? जब ये सुरक्षा परिषद के सदस्य क्या करेंगे? सिफारिश करेंगे। तो मैं लिख देता हूं, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर आप इसको नोट डाउन कर लेना। अगर आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा तो मैंने आपको बोल दिया है। तो इस तरीके से ये जो 6 अंग हैं ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपसे कुछ और चीज़ें जो कि छोटी हो सकती है मैं उनको देखने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर से बता दूंगा। हाँ, हम बात कर रहे थे कि महासभा के कार्यों की अगर हम बात करें तो इसको भी देख लो कि इसके क्या कार्य हैं। पहला कार्य तो इसका यही है कि ये महासचिव की नियुक्ति करता है। मैंने यहाँ पर लिख दिया, महासचिव की नियुक्ति कौन करेगा? ये महासभा करेगी। दूसरा, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की महासभा करेगी। तीसरा इसका जो कार्य है वो है जो ये अस्थायी सदस्य हैं, अस्थायी सदस्य इनकी नियुक्ति भी तो इन्हीं के द्वारा की जा रही है, महासभा के द्वारा। तो मैंने ये भी यहाँ पर लिख लिया इनके कार्य। और क्या कार्य हो सकते हैं महासभा के? तो ये है बजट पारित करना। बजट पारित करना। अब ये 6 अंगों को चलाने के लिए कोई ना कोई पैसा तो चाहिए, धन चाहिए, उसके लिए बजट बनाना पड़ेगा। और ये बजट बनाने का काम कौन करेगा? महासभा करेगी। अब इसका प्रावधान आपसे पूछ लिया जाता है कि जो बजट है इसका प्रावधान कहाँ पर लिखा गया है? तो ये लिखा गया है अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 किसका? इस महासभा का। इसका जो अनुच्छेद 17 है उसमें बजट पारित करने की बात कही गई है। इतनी बातें हैं जो कि आपको यहाँ पर से ध्यान में रखनी है। और कुछ और चीज़ें हैं जो कि मैं देख लेता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगी। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक चीज़ इसमें ये नहीं कराई शायद कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये नहीं, ये यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये नाम किसने दिया? तो ये यूनाइटेड नेशन जो नाम है यहीं पर लिख लो, ये जो यूएन नाम है ये किसने दिया? उस समय यूएसए के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। क्या था? रूजवेल्ट नाम था। इन्होंने
इसका नाम दिया था, क्या नाम दिया था? संयुक्त राष्ट्र संघ नाम दिया था। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा ये विविध का पहला टॉपिक है कंप्लीट हो जाता है। इस टॉपिक को मैंने कराने की कोशिश की है आपको एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से। यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछ लिया जाता है। कल या परसों, 1-2 दिन पहले मैंने आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा था। उसमें मैंने ये क्वेश्चन पूछा गया था पहले कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इनका कार्यकाल कितना होता है और कितने सदस्य होते हैं और इनकी नियुक्ति किससे की जाती है। तो इनकी नियुक्ति महासभा के द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर की जाती है। ये इसका राइट आंसर था। तो आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। आपसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से पूछ लिया जाता है कि इसकी भाषा क्या है, इसका जो न्यायालय का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय कहाँ पर है, वो हेग में है, नीदरलैंड में। आपसे ये सुरक्षा परिषद से प्रश्न पूछ लिया जाता है। और सुरक्षा परिषद से हाँ एक चीज़ और ध्यान में रख लेना, यहीं पर मैं इसको बता देता हूँ। जो ये सुरक्षा परिषद है इसको विश्व की पुलिसमैन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को विश्व की पुलिसमैन कहा जाता है। विश्व की पुलिसमैन किसको कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को कहा जाता है, क्योंकि ये सिक्योरिटी का काम करती है और सिक्योरिटी का काम किसका होता है? पुलिस का काम होता है। अगर हम विश्व की बात करेंगे तो विश्व में तो ये सुरक्षा परिषद काम करेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और कल की वीडियो में हम कुछ और चीज़ें लेके आएंगे, अन्य संगठन लेके आएंगे, जैसे कि आपका G20 हो गया और आपका सार्क हो गया, WHO, WTO, G7 कंट्रीज़ हो गया और बिमस्टेक हो गया। तो इस टाइप के प्रश्न भी आपसे बहुत बार पूछते जाते हैं, उनको हम कल की एक ही वीडियो में सारे संगठन पढ़ने की कोशिश करेंगे। UN एक लंबा चैप्टर था, टॉपिक था, इसलिए मैंने एक ही वीडियो में इसको लाने की कोशिश की। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, उसमें हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।